नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक बार पुनः अपनी 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की सेकेंड पार्ट। यानी कि लास्ट टाइम हमने देखा था गुलाम और खिलजी वंश, और अब जो है वो पूरा उसके बाद जो 3 राजवंश बचे हुए हैं उन तीनों के साथ निपटाएंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। कहा गया ये दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम अपने सेगमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं एक सारे 30 के 30 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। कथन पर विचार कीजिए। यहां पर आपके समक्ष 3 कथन है जिसके लिए आपको विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने सामंती जागीरों को समाप्त करके केंद्रीकृत भूमि राजस्व प्रणाली लागू की। ठीक, अब यहां पर जो स्टेटमेंट है, तुगलक ने सामंती जागीरों को समाप्त करके, मतलब जो सामंती व्यवस्था थी, जागीरदार, उनको उसने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उन पूरे जमीन को लाया, यानी कि खालसा जमीन में परिवर्तित करने की बात। ठीक, इसके तहत उसने जितने भी प्रकार के जागीरों को दिया गया था पहले के टाइम पर, उन सभी को उसने वापस ले लिया। ठीक है, चाहे वो किसी भी सुल्तान के काल में उसको दिए गए हों। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उन्होंने दक्कन के राज्यों पर नियंत्रण बढ़ाने हेतु दक्षिण भारत में तुगलकाबाद किले की स्थापना की। He established the Tughlaqabad fort in South India to increase control over the kingdom of the Deccan. अब यहां पर जो उसने तुगलकाबाद शहर बसाया है वो तो दिल्ली में है, दिल्ली के पास, और साउथ में कैसे कंट्रोल करेगा, तो यहां पर स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। ठीक, और तीसरा है, उनके शासन में नियुक्त अमीर एक कोह का दायित्व पहाड़ी जनजातियों पर नियंत्रण रखना था। अब यहां पर जो कोह का मतलब है, कोह वो बेसिकली जंगल या पहाड़ियों से संबंधित है कोह शब्द, और इसीलिए अमीर कोह का पहाड़ी दायित्व वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड क्लियर है। द अमीर कोह अपॉइंटेड ड्यूरिंग हिज रीजन वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर हिल ट्राइब्स। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट और पहला दोनों सही है, दूसरा गलत है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 और 3। बी ऑप्शन में हमारे पास 1 और 3 अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, बी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द पेयर है। यहां पर एक तरफ ये मेरे ख्याल से मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के इंपॉर्टेंट डिसीजन से और उससे रिलेटेड जो परिणाम आए उसके बारे में आपको जोड़ी में लाना है। ठीक है, तो मिलाते हैं। टोकन मुद्रा है एक तरफ, करेंसी, टोकन करेंसी। ठीक है, दूसरा है दुआ एक कोह, यानी कि इंक्रीज इन दुआब टैक्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और खुरासान कैंपेन। अब इन सारे कैंपेन्स का या सारे डिसीजंस का क्या आउटकम निकलता है, तो टोकन मुद्रा, इससे क्या हुआ, जाहिर सी बात है नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जहां पर चांदी के सिक्कों की जगह पर उसने कॉपर के सिक्के जो है वो जारी कर दिए थे। इसके बाद दुआ एक कोह, दुआब में कर वृद्धि से क्या होगा, किसानों का व्यापक विद्रोह हो जाएगा इसमें कर वृद्धि से। सी राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन से अपार जनधन की हानि होती है इसको, क्योंकि पूरी की पूरी प्रशासन और जनता उठ करके चले जाती है साउथ की तरफ, और वैसे ही वापस भी आती है, दोनों में जनधन की हानि होती है। और खुरासान अभियान, तो यह अभियान जो है वो पहले शुरुआत होने से ही पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है, इनका एक अलाइज बनाए थे लोग मिलकर के, खुरासान कैंपेन, जहां पर इधर मिस्र राज्य था, इधर भारत था, और इधर पे मंगोल्स थे। तीनों ने मिलकर के, हमारे भारत से कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये था खुरासान। तो यहां पर अटैक करना था इनको खुरासान में, लेकिन खुरासान अटैक करने से पहले ही
इन सारे के पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो चेंज हो जाती है। खुरासान में अबू सैयद के नाम से राजा हुआ करता था, जो कि बहुत माइनर था, उम्र में कम था, जिसको हटा करके वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे भी, मिस्र में भी और यहाँ पे भी, तीनों में दिक्कतें चलती हैं और ये अकेला रह जाता है आखिर में मोहम्मद बिन तुगलक। और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपना अभियान रद्द करना पड़ता है, जिसमें इसको बहुत जनधन की हानि होती है, क्योंकि इसने अपने इस अभियान के लिए लाखों सैनिकों की भर्ती की थी और उनको अग्रिम पेमेंट भी कर दिया था। तो ये है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए का है 3, बी का 2, सी जा रहा है 1 के साथ और डी है 4 के साथ। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपके डी ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, दोआब क्षेत्र में भूमि उपज पर कर की दर उपज के 1/2 से भी अधिक बढ़ाई गई थी। अब यहाँ पर अलग अलग जो सोर्स मिलते हैं वहां पर इसके बारे में अलग अलग जानकारी है, और ये तो तय है कि 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी थी। यहाँ पर तो केवल 1/2 लिखा हुआ है, मतलब आधा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा थी। तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अब ये स्टेटमेंट ना आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें किसके बारे में है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगेन बताया जा रहा है। दूसरा, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू इंश्योर ग्रेन रिजर्व कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मंगोल अटैक ऑन दिल्ली। इस नीति का एक उद्देश्य दिल्ली से मंगोल आक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न भंडारण सुरक्षित करना था। यह स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। और तीसरा, मोहम्मद तुगलक ने असफलता को स्वीकार करते हुए बाद में इस क्षेत्र से कर स्थगित भी कर दिया था। ये भी स्टेटमेंट सही। अब देखिए, इस नीति का ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस नीति का उद्देश्य क्या था, दिल्ली से मंगोल आक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न भंडार को सुनिश्चित करना था। अब इस दोआब में कर क्षेत्र की जो वृद्धि थी उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन थे, ठीक है, जिसमें से एक संभावना ये भी बनती है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न भंडार को रखा सेव करके ताकि समय आने पर उसका यूज किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन में है 1 2 3, तीनों करेक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इस घटना का मंगोल आक्रमण से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इससे हो सकता है, और ऑप्शन में तीनों है। अदरवाइज हम 1 और 3 ही लेते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीनों ऑप्शन में है तो अपन ले सकते हैं। ठीक, ओके, आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग है, एक बार फिर से, और ध्यान से पढ़िएगा इस सारे स्टेटमेंट को और उसको जोड़ी में लाइएगा। दीवाने इस्तीफा, दीवाने आरिस, दीवाने कोही, दीवाने इंशा। अब यहां पर सबसे आसान जो है दीवाने अरीस, सैन्य व्यवस्था वाला जोड़ लीजिए। ठीक, इसके बाद दीवाने कोही, ये कृषि में सुधार वाला था। इसके बाद दीवाने इंशा, ये हमको पता है ये पत्र व्यवहार से संबंधित है, तो ऑलरेडी जुड़ जाएगा। दीवाने इस्तीफा 4 नंबर से राजस्व लेखांकन का विभाग। ठीक है, 1 जा रहा है 4 के साथ, बी जा रहा है 1 के साथ, सी 3 के साथ, और डी जो है 2 के साथ। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ए ऑप्शन में ही हमारे पास है अवेलेबल 4 1 3 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ए है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कथन आधारित क्वेश्चन। 3 प्रश्न है, यानी कि 3 स्टेटमेंट है, और तीनों में से आपको सही का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट, टोकन मुद्रा की प्रेरणा चीन मंगोल शासक कुबलई खान से ली गई मानी जाती है। द इंस्पिरेशन ऑफ टोकन करेंसी इज बिलीव्ड टू हैव कम फ्रॉम द चाइनीज मंगोल रूलर कुबलई खान। बिल्कुल सही। दुनिया में टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पहली बार किसने किया, तो इन्होंने ही किया था। किसने? कुबलई खान ने, मंगोल शासक। नेक्स्ट,
भारत में टोकन मुद्रा का प्रयोग पूर्णतः राज्य द्वारा नियंत्रित ढालों से हुआ। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहा है। तो भारत में टोकन मुद्रा का प्रयोग पूर्णतः राज्य द्वारा नियंत्रित ढालों से हुआ था। इसमें राज्य ने किया तो था, लेकिन वहां पर उसके लिए कोई नियम कायदे लागू नहीं थे। आगे देखते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था? टोकन करेंसी इन इंडिया वाज यूज्ड एंटायरली थ्रू स्टेट कंट्रोल्ड मिंट्स। और थर्ड है, इस योजना से राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। अच्छा, क्योंकि धातु संरक्षण संभव हो गया था। दिस स्कीम रिजल्टेड in an increase in the state's revenue because metal conservation become possible। तो यहाँ पे ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता इस तीसरे स्टेटमेंट के बारे में, तो तीसरा तो एब्सोल्युटली गलत है। और यहाँ पर राज्य का पूर्णतः नियंत्रण अगर होता तो ये करेंसी फेल नहीं होती, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा केवल एक। ठीक, तो केवल एक ही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following facts is considered a reason for shifting the capital to दौलताबाद? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दौलताबाद स्थानांतरण का कारण माना जाता है? मतलब किससे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय से। पहला, साम्राज्य को दक्षिण में केंद्रीकृत करना, मंगोल आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली में तुर्क अभिजात वर्ग के प्रभाव को कम करना, और दक्कन के प्रशासन को स्थायी रूप से सुदृढ़ करना। लगभग चारों स्टेटमेंट में आप देखोगे, जैसे पहला स्टेटमेंट है टू सेंट्रलाइज द एम्पायर इन साउथ। ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि वो साउथ में हो रहे रिबेलियंस को, रिवोल्ट्स को सप्रेस करना चाहता था, दबाना चाहता था, तो ये तो सही है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम मंगोल अटैक्स। राजधानी परिवर्तन से क्या होगा? एक राजधानी सेफ हो जाएगी साउथ में, तो ज्यादा बेटर होगा, मंगोल आक्रमण से बच जाएंगे, ये ऐसा सोचा था इसने। तीसरा, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ तुर्की नोबेलिटी इन दिल्ली, ये भी सही है। और चौथा, मतलब यह तीसरे में क्या कह रहे हैं? तुर्क अभिजात वर्ग यानी कि तुर्क सरदारों की बात कर रहा है, जिसका प्रभाव प्रशासन में ज्यादा होता था, साउथ में उनकी संख्या कम थी, तो यहां से वो फायदेमंद हो सकता था, तो बिल्कुल सही। और चौथा, दक्कन के प्रशासन को स्थायी रूप से सुदृढ़ करना। दक्कन में चूंकि साउथ में रिबेल हो रहे थे, तो वहां पर प्रशासन शिथिल हो चुका था, इसीलिए उसको भी जरूरी उसने माना। तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए। अब यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिए गए हैं। टोकन करेंसी, चेंज ऑफ कैपिटल, डुआब टैक्स इंक्रीज, कराची कैंपेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आया, उसने देखो यहां पर डेट याद करने की आपको बहुत जरूरत नहीं है। 5 उसके अभियान थे, पांचों को आराम से उसके सीक्वेंस में याद कर लीजिए। सिंपल सी, सबसे पहले आया दुआब में टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद हुआ इसने राजधानी को परिवर्तित किया, उसके बाद आया टोकन करेंसी यानी कि टोकन मुद्रा, और कराची अभियान लास्ट में। इसके बाद खुरासान भी हुआ, फिर 5वें में क्या आएगा? खुरासान कैंपेन। ठीक, तो यहां पर 3 2 1 और 4, 3 2 1 4 है क्या? 3 2 1 4 बी ऑप्शन में है हमारे पास 3 2 1 4। ठीक, सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फिर कथन है, मोहम्मद तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन को मुफरत यानी कि पृथक प्रशासनिक इकाई घोषित किया था। मोहम्मद तुगलक डिक्लेयर्ड द डेक्कन एज मुफरत यानी कि सेपरेट स्टेट। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, उसने घोषित किया था। दूसरा, उन्होंने हर प्रांत में अमीन को सर्वोच्च राजस्व अधिकारी बनाया। He made Amin the highest revenue officer in the every province। उसके प्रांतों में तुगलक काल में एक अधिकारी मिलेगा आपको, वली। क्या? वली। कहीं कहीं पे
मुफ्ती, ये होते थे प्रोविंशियल हेड यानी कि प्रांताधिकारी। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा, फिरोज शाह तुगलक ने नहर निर्माण को राजनीति का मुख्य आधार बनाया। फिरोज शाह तुगलक मेड कैनाल कंस्ट्रक्शन द मेन बेसिस ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी में शामिल किया, नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पर। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। तो यहां पर सेकंड में है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द पीयर्स, युग्म को मिलान करिए। पहला, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या मोहम्मद तुगलक। और इसके समय पर लिस्ट दिया गया है उनसे संबंधित फैक्ट या फिर उनसे संबंधित सूचियां, जो उनके प्रथाएं थी। सबसे सरल क्या लग रहा है, रक्त पिपासु शासक, ये किसे कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। ब्लड थर्स्टी रूलर, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। सेकंड स्टेटमेंट पे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति, हर एक वर्ग को खुश करने की नीति, जैसा हमारे आज के राजनेता करते हैं। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक मिल जाएगा यहां से, फिरोज शाह तुगलक से। ठीक, इसके अलावा दास प्रथा और इक्ता में सुधार, तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद के समय पर। और किले एवं नहरों का निर्माण फिर गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि उनके समय पर 56 कोट के नाम से दुर्ग बनाया गया था, 56 कोट दुर्ग। और नहरों की भी शुरुआत इसी के समय पर की गई थी, गयासुद्दीन तुगलक के समय। तो एक का हो जाता है 4, बी का 3, मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु शासक, फिरोज शाह तुगलक तुष्टीकरण की नीति, और नसरुद्दीन मोहम्मद दास प्रथा वाला। ठीक, तो 4 3 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, 4 3 2 1, ये ऑप्शन में है हमारे पास 4 3 2 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट वाइज है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है, फिरोज शाह तुगलक इम्पोज्ड द जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। फिरोज शाह तुगलक ने क्या जजिया कर ब्राह्मण पर भी लगाया था, बिल्कुल लगाया था। ठीक, ये उनकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का ही पार्ट था, अपने मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम महकमों को खुश करने की नीति। उन्होंने इक्ता प्रणाली को फिर से सामंती आधार पर मजबूत बनाया, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने जो इख्तेदार थे, इख्तेदार, उसका पद क्या कर दिया था, वंशानुगत कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, ही स्ट्रेंथेड द इक्ता सिस्टम अगेन ऑन फ्यूडल बेसिस। ठीक, सामंती व्यवस्था के बेस पर ला दिया। और फिरोज शाह तुगलक विज्ञान एवं चिकित्सा के विकास का संरक्षक माना जाता है, बिल्कुल सही। ठीक, इसके समय पर चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई थी, दारुल शिफा के नाम से अस्पताल। बहुत सारे विज्ञान के बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेशन कराया था अरबी फारसी में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, डी ऑप्शन में हमारे पास तीनों स्टेटमेंट करेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तुगलक पीरियड से संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, मोहम्मद तुगलक का खुरासान अभियान पूरी तरह असफल रहा। उसका तो कोई भी अभियान सफल था ही नहीं, तो सिंपल है, मोहम्मद तुगलक खुरासान कैंपेन कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, करेक्ट। सिंध और कंधार को तुगलक विस्तार के दौरान स्थायी रूप से सल्तनत में शामिल किया गया। देखो, ये तुगलक विस्तार के दौरान सिंध और कंधार का कोई कैंपेन का जिक्र हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जिसमें लिखा हुआ है सिंध एंड कंधार वर परमानेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सल्तनत ड्यूरिंग तुगलक एक्सपेंशन। और तीसरा, बंगाल पर तुगलक नियंत्रण फिरोज शाह तुगलक के काल में पुनर्स्थापित हुआ। क्या बंगाल के समय पर बंगाल पर फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य स्थापित किया था? बिल्कुल नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने कोई भी एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं अपनाई थी। तो केवल एक इसमें करेक्ट है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी सैन्य व्यवस्था हुल्ला आधारित थी। मोहम्मद बिन तुगलक एंटायर मिलिट्री सिस्टम बेस्ड ऑन दी हुल्ला सिस्टम। अब ये हुल्ला सिस्टम है क्या? हुल्ला सिस्टम जो है वो बेसिकली एक द्रुत गति से रैपिडली यानी कि द्रुत गति से अटैक करने की पॉलिसी है, हुल्ला पॉलिसी। और ये पॉलिसी स्टार्ट करा था बलबन ने, ठीक, बलबन ने, है ना। तो बलबन की पॉलिसी थी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, मंगोल खतरे से निपटने के लिए मोहम्मद तुगलक ने उत्तर पश्चिम में नए दर उल अलम किलों की श्रृंखला बनवाई। अब यहां पर दर उल अलम के नाम से इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट, मतलब कोई किलों के बारे में जानकारी हमारे पास तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और फिरोज शाह तुगलक ने सेना पर खर्च कम करने के लिए सैन्य विस्तार नीति को लगभग खत्म कर दिया था। ये स्टेटमेंट सही है भैया। फिरोज शाह तुगलक ऑलमोस्ट कंप्लीटली अबंडेंट द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी। उसने आर्मी को सही से कंट्रोल करने के लिए और अपने साम्राज्य को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए उसने एक्सपेंशन पॉलिसी का त्याग कर दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही मिल रहा है, पहला दूसरा गलत मिल रहा है। तो क्वेश्चन इसमें बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक बाग और उद्यान बनवाए। तो फिरोज शाह तुगलक के समय पर बहुत सारे बगीचे बनवाए गए थे, क्योंकि ये इसकी रेवेन्यू पॉलिसी का पार्ट था। तो ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का अरबी फारसी में अनुवाद करा, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ही हैड मैनी संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक एंड पर्शियन, एब्सोल्युटली करेक्ट। और तीसरा, दासबंदी स्लेव डिपार्टमेंट को उन्होंने सल्तनत प्रशासन का अंग बनाया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद कराया और दासबंदी के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही उसके लिए बनाया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान, है ना। चलिए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों करेक्ट है, ऑल इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is correct regarding social economical change in the तुगलक पीरियड? ठीक, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तुगलक पीरियड के संबंध में। निम्न में से कौन सा तुगलक काल के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से संबंधित सही है? बाजार नियंत्रण प्रणाली खिलजी काल के विपरीत तुगलक काल में शिथिल रही। तो अगर आप तुगलक काल की अपेक्षा खिलजी काल को देखोगे तो बाजार उसके समय बहुत डेवलप तरीके से था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने बेगारी को कानूनी संरक्षण दिया। बेगारी का मतलब होता है किसी को बिना क्या बोलना चाहिए, रेम्यूनरेशन के, बिना उसके मेहनताने के क्या देना, उससे काम करवाना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये फिरोज शाह तुगलक ने काम किया था। ठीक है, बंदगान इसी से रिलेटेड था। और तुगलक काल में व्यापारिक मार्ग का पुनरुद्धार हुआ। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ट्रेड रूट ड्यूरिंग दी तुगलक पीरियड। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन उसके समय पर तुगलक काल में 2-3 रोड जो थे, जैसे दिल्ली से पेशावर तक का रोड, बंगाल से पेशावर तक का रोड, ये सारे रोड डेवलप किए गए थे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। मोहम्मद बिन तुगलक क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने कोही। व्हाट इट्स मेन फंक्शन? मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नाम से एक नए विभाग का सृजन किया और इस नए विभाग का काम क्या था पूछ रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, भू राजस्व का बकाया संग्रहण करना, उदंड सरदारों को दंडित करना या राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो ये संबंधित था कृषि से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो टू ब्रिंग फेलो लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक, तो पड़ती जमीन, एक सेकेंड, पड़ती है ये टू ब्रिंग
बैरन होना चाहिए, बैरन, बैरन लैंड अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है। और इसके हालांकि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग इसी डिपार्टमेंट के बहुत सारे अलग अलग काम थे, लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से पड़ती भूमि वाला याद रखिए, काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी इस डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने सदर ए जंगल नाम से पद की स्थापना जंगल क्षेत्रों के राजस्व संरक्षण हेतु की थी। मोहम्मद बिन तुगलक एस्टैब्लिश्ड द पोजीशन ऑफ सदर ए जंगल फॉर रेवेन्यू सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ऐसी कोई पद के नाम का जिक्र कहीं पर नहीं है, ठीक, पहला गलत है। दूसरा, देखो कुछ भी दे देगा कभी कभी ऐसे ही आपको और बोलेगा कि इसको सही, तो कभी कभी लगता है कि हमने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा अगर अपने ऊपर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं लेने की हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लिया होगा क्वेश्चन में हर चीज दिया गया कथन में से सही नहीं होता, तो कभी कभी आपको ये चीज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना अनाथों, विधवाओं और गरीबों के पालन हेतु की थी। फिरोज शाह तुगलक एस्टैब्लिश्ड दीवाने खैरात फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फन, विडोज एंड द पुअर्स। अब ये जो दीवाने खैरात है, फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए करी थी, सबके लिए नहीं, लेकिन चूंकि इसमें विधवाओं के लिए और बाकी चीजें हैं तो इसको आप सही ले सकते हैं, ठीक है, तो अपन इसको सही ले लेते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक ने अमीर मजलिस का पद दरबार की सुरक्षा हेतु शिष्टाचार के लिए, सुरक्षा व शिष्टाचार के लिए लागू किया था। अब यहाँ पर इस प्रकार के भी कोई मजलिस या इस प्रकार के कोई भी पद का जिक्र नहीं मिलता, ठीक है। एक मिलेगा आपको दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, ये बेसिकली नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ था, मोरल कंडक्ट, नैतिक आचरण, तो ये ले सकते हो आप, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो केवल 2 सही होगा और 2 हमारे पास डी में दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी 1 और 3 गलत है। 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सूफी संत ने यह सुप्रसिद्ध कथन संबंधित है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, which Sufi saint of Delhi associated with the famous saying हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली is still far away, दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब क्या होता है, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस। सिंपल है क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया का स्टेटमेंट है, किसके लिए ये दिया था उसने, गयासुद्दीन तुगलक के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। क्यों दिया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में खटपट चल रही थी और ऐसा माना जाता है कि इसी स्टेटमेंट के बाद गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई उसके सर पे सामियाना गिरने से, तो ये भी माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। अब जो भी है, लेकिन आंसर इसमें तो ए है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की, जिन्हें तैमूर ने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, एक और जगह है दीपालपुर, इन 3 जगह की उसको क्या मिली थी, सूबेदारी मिली थी, दीवानी और सूबेदारी दोनों मिली थी। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, द सैयद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय खिज्र खान whom Timur appointed as governor of Multan and Lahore and दीपालपुर। ये दूसरा स्टेटमेंट है, सैयद शासकों ने वजीर के पद को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। सैयद रूलर्स परमानेंटली अबॉलिश द पोजीशन ऑफ वजीर। क्या स्टेटमेंट सही है, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप लोगों को दिखेगा, ठीक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो पूरे मध्यकाल में वजीर का पद कभी भी खत्म नहीं हुआ था, स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा, सैयद काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय प्रसार तुगलक काल से अधिक रहा, बिल्कुल गलत। द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द सैयद पीरियड वाज ग्रेटर देन ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। तो सैयदों ने कभी कोई एक्सपेंशन किया ही नहीं, छोटा सा पीरियड था, तो इनका कोई उल्लेख ज्यादा है नहीं।
तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो केवल एक आंसर सही होना चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 का आंसर क्या है, केवल एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके समक्ष 4 स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। पढ़िए ध्यान से। Why is the सैयद पीरियड कॉल्ड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वीकनेस? किस कारण से सैयद काल को राजनीतिक शिथिलता का काल कहा जाता है? पहला, अब यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? सैयद राजवंश के समय की। पहला, क्षेत्रीय सल्तनतों का उभार, राइज ऑफ रीजनल सल्तनट्स, इस समय पर क्षेत्रीय राजवंशों का उभार हुआ था या उनका विकास हुआ था, बिल्कुल सही। कृषकों पर राजस्व अत्यधिक बढ़ाना, एक्सेसिव इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑन पीजेंट्स, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। ठीक, ऐसा जिक्र नहीं मिला है कहीं पर कि एक्सेसिव मात्रा में उस पर रेवेन्यू बढ़ाने से, और ना ही इसका कोई शिथिलता से कोई सीधा जिक्र है, उल्लेख है या संबंध है। तैमूर के वारिसों पर आश्रय, और चौथा, उत्तर भारत से व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण का ह्रास, लूज ऑफ कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक, अब इसमें से पहला स्टेटमेंट तो सही है, तैमूर के वारिसों पर आश्रय, यह भी स्टेटमेंट सही लिया जा सकता है। और चौथा है उत्तर भारत से व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण का ह्रास, ये भी स्टेटमेंट सही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और क्योंकि उनका पकड़ जो था वो साम्राज्य में ज्यादा था नहीं। ठीक, और उत्तर भारत के अलावा अदर क्षेत्र में भी उनका कोई भी ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा, पकड़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1, 3, 4 ऑप्शन सही दिख रहा है, और डी हम ले सकते हैं 1, 3, 4 करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम आंसर ले सकते हैं डी, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पहला स्टेटमेंट है यहां पर, सैयद वंश का अंत तब हुआ जब अंतिम शासक ने सत्ता लोदी वंश के बहलोल लोदी को सौंप दी थी। बिल्कुल सही, क्योंकि बहलोल लोदी जो था वो इस राजवंश का पहला शासक था, लोदी राजवंश का। ठीक, और आलम शाह ये सैयद राजवंश का अंतिम शासक था। आलम जो था वो लोदी को अपना बड़ा भाई मानता था। ठीक, और इसलिए उसने उसको गद्दी सौंप दी थी, और वो खुद जाकर के एक छोटा सा सूबेदार बन गया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, यह सत्ता हस्तांतरण युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो मैंने बताया ये अपने आप को इसका छोटा भाई मानता था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, तैमूरी प्रभाव सैयद काल के अंत तक पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो तैमूर के अटैक का प्रभाव था वो अभी तक जारी था। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से आंसर ले सकते हैं, और पहला और दूसरा तीसरा में से 2, 3 तो दोनों गलत लग रहे हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखो अगर कोई ऊपर नीचे होता है स्टेटमेंट तो मैं आपको आगे जाके उसको इजी वे में या फिर उसको आंसर जो है आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये तो सही है। और अगर आगे जाकर के मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें कोई गड़बड़ है तो फिर मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी आप इसको सही ले लीजिए। केवल एक आंसर, केवल ए जो है वो सही होगा, एक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following changes was not a major reason behind the rise of the Lodi dynasty? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लोदी वंश के उदय के पीछे प्रमुख कारण नहीं था? अब किसकी बात कर रहा है? लोदी वंश। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, पहला, अफगान सरदारों का उदय, सैयद शासन की कमजोरी, दिल्ली पर वित्तीय स्थिति में अचानक गिरावट, और बहलोल लोदी की सैन्य क्षमता। अब देखिए कौन सा परिवर्तन लोदी वंश के उदय के पीछे प्रमुख कारण नहीं था पूछा है।
नहीं था। अफगान सरदारों का उदय, ये तो बिल्कुल था, ठीक है, क्योंकि अफगान सरदार कौन थे? लोदीस, तो अफगानी ही थे। इसके बाद बी, सैयद शासन की कमजोरी, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि सैयद शासन ऑलरेडी कमजोर था। दिल्ली की वित्तीय स्थिति में अचानक गिरावट, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट हमको मिलता नहीं है। और डी है, बहलोल लोदी की सैन्य क्षमता बहुत प्रभावित करती थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर क्या नहीं था पूछा है, तो सी बस आपको आंसर लेना है कि वो नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए, बलबन के लिए, इल्तुतमिश के लिए, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए? तो सिंपल है, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑन हुज डेथ डिड द हिस्टोरियन बदायूनी सेज द सुल्तान हैज बीन फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द सुल्तान। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट सही है? सॉरी, जो डी स्टेटमेंट है हमारा, डी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। इस शासक ने आगरा को एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया? विच रूलर डेवलप्ड आगरा एज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या मुबारक लोदी? तो ध्यान रखिएगा किसने? सिकंदर लोदी, ठीक। इसने 1504 में 1504 में क्या बनाया था? आगरा शहर की नींव डाली थी और वहीं से प्रशासन को चलाया। तो यहां पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिकंदर लोदी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। 2-3 स्टेटमेंट है अगेन यहां पर, और आपको पढ़ना है और आंसर का खोज करना है। पहला, सिकंदर लोदी ने कृषि सुधारों और भूमि मापन को सुदृढ़ किया। सिकंदर लोदी के समय पर कृषि सुधार के लिए उसने क्या किया था? गजे सिकंदरी की शुरुआत करी थी। गजे सिकंदरी, जो कि क्या था? भूमापन या भूमि मापने की पैमाना, ठीक, मेजरमेंट यूनिट था, ठीक है। चलिए तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी स्ट्रेंथ एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड लैंड मेजरमेंट, ओके। दूसरा, लोदियों के समय भारत में पहली बार अफगान भारत की सत्ता पर काबिज हुए। ड्यूरिंग द लोदी पीरियड अफगान गेन्ड कंट्रोल ऑफ पावर इन इंडिया द फर्स्ट टाइम। भारत में राज करने वाले अफगान में से पहले अफगान कौन थे? लोदी ही थे। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट में सही है। और तीसरा, बहलोल लोदी ने बंगाल पर सफल नियंत्रण स्थापित किया। बहलोल लोदी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर बंगाल। अब यहां पर 1 और 2 तो सही है, बस तीसरा जो है करेक्ट इसका कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो केवल 1 और 2 यहां पर ऑप्शन में दिख जाए बी, ठीक। तो केवल 1-2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 25। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खटोली, सारंगपुर, सिवाना या फिर खानवा? तो यहाँ पे 2 युद्ध तो बड़े फेमस है, एक खानवा का 1527 और खटोली 1517, जिसमें उन्होंने, इसके 2 युद्ध थे ना, 1517 में एक और फिर 2 युद्ध हुए, दोनों ही किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, राणा सांगा का खटोली में, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, खटोली का बैटल, जिसमें राणा सांगा ने 2 बार उनको हराया। आगे क्वेश्चन नंबर 26, कथन है बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में शामिल किया। बहलोल लोदी इनकॉर्पोरेटेड जौनपुर इनटू हिज एम्पायर। तो क्या उसने, बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में शामिल किया था? आगे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। सिकंदर लोदी ने भाषा और साहित्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक। देखो सिकंदर लोदी के समय पर तो बहुत सारे साहित्यों का अनुवाद हुआ था और वो खुद भी गुलरुखी शैली में कविताएं लिखता था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इब्राहिम लोदी ने अपने भाइयों और सरदारों को समान शक्ति दी। देखो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि इब्राहिम लोदी ने
अपने भाइयों को या अपने भाइयों से लड़कर ही गद्दी प्राप्त करी थी, और उसके गद्दी पर बैठने के बाद उसके चाचा, उसके भाई सब उसके पीछे पड़े हुए थे उसको गद्दी से हटाने के लिए। इसीलिए तो बाबर को भारत में आकर के, है ना, उसको इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है और पहला सही है। ठीक, बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। तो एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केवल एक और दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है, लोधी काल में पहली बार भारत में स्वतंत्र रूप से अफगान राजनीतिक परंपराओं का प्रयोग हुआ, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि लोधी काल में पहली बार भारत में स्वतंत्र रूप से अफगान राजनीतिक परंपराओं की शुरुआत हुई। तो ये बात तो सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अफगान पॉलिटिकल ट्रेडिशन वर इंडिपेंडेंटली यूज्ड ड्यूरिंग द लोधी पीरियड। ओके। दूसरा, यह काल दिल्ली सल्तनत के पूर्ण केंद्रीकरण का उदाहरण है। तो क्या इसी में पहली बार केंद्रीकरण हुआ था? तो दिस पीरियड इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हो चुका था, तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, लोधी अफगान सरदार जाति आधार पर संगठित थे, न कि दास व्यवस्था के माध्यम से। तो लोधी अफगान नोबल्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन एन एथनिक बेसिस, नॉट थ्रू दी स्लेवरी सिस्टम। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, अपने आप में पूरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं। तो एक और तीन इसमें सही होना चाहिए और डी ऑप्शन में हमारे पास एक और तीन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28। Which medieval ruler declared that kingship is kingship and kingship is kingship? Which ruler declared that kingship is brotherhood? Sorry, mistake हो गया है। Brotherhood and brotherhood is kingship। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, यानी कि बंधुचारे के, भाईचारे के आधार पर शासन करना है? नसरुद्दीन महमूद, खुसरो शाह, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो स्टेटमेंट क्या है? बहलोल लोदी सही है इसमें 28 का आंसर। तो आप इसको एज इट इज याद रखिए कि किंगशिप इज ब्रदरहुड और ब्रदरहुड इज किंगशिप किसने कहा था? बहलोल लोदी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के शासकों में सबसे बड़ा स्थायी सेना बनाया। इब्राहिम लोदी फॉर्म द लार्जेस्ट परमानेंट आर्मी अमंग दिल्ली रूलर्स। बिल्कुल सही, इसकी आर्मी जो थी वो सबसे बड़ी थी पूरी दिल्ली सल्तनत में। उसने अमीरों की शक्ति कम करने के लिए जागीरें वापस लेनी शुरू कर दी। ही बिगिन रिक्लेमिंग फीस टू रिड्यूस द पावर ऑफ नोबल्स। देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है, तभी तो वहां पर उसके साम्राज्य में हड़कंप मची थी और उसके खिलाफ बगावतें होनी शुरू हो गई थी। और तीसरा, यही उसके पतन की प्रमुख कारण बना। ये भी बिल्कुल सही है, यही उसके पतन का प्रमुख कारण भी था। आपस में कॉन्फ्लिक्ट और एक दूसरे के साथ सामंजस्य का नाम उठाकर रखना। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो 29 का आंसर क्या है? डी, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, लोधी काल में किस आर्थिक समस्या ने प्रशासन का सबसे अधिक प्रभावित किया? विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम मोस्ट अफेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द लोधी पीरियड? तांबे के सिक्के का अवमूल्यन, व्यापार मार्ग पर अफगानी का अधिकार, कृषि उत्पादन में अस्थिरता, सोने चांदी का बाहर जाना। तो इसके समय पर सबसे लोग प्रभावित थे किससे? कृषि के उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट तीसरा जो सही है, सी वाला, अनस्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए ये 30 का क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। और आज हमारे 30 क्वेश्चन भी इसी के साथ समाप्त होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये जो टाइम पीरियड है लोधी तुगलक, इनसे बहुत ज्यादा फैक्ट निकल करके नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हालांकि पीएससी इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इस लेवल के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फैक्ट मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है ताकि आप लोग ये कोशिश करें कि फैक्ट जो ऊपर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने से याद कर ले। ये थोड़े से अंदर के क्वेश्चन रहे थे,
है ना। तो कोशिश यही थी कि सारा सिलेबस और पूरा ये जो काल है सल्तनत काल वो पूरा इसमें कवर हो जाए 2 वीडियो में, और वो हमने प्रयास करा है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मुगलों के साथ। तब तक जय हिंद।